दोस्तों, राजस्थान में एक कहावत है कि घर पे छाछ मांगने आई थी और घर की मालकिन बन के बैठ गई। ऐसी ही कुछ कहानी अंग्रेजों की है भारत के साथ। ये जो मैंने थंबनेल लगाया है कि काली मिर्च के चक्कर में भारत 200 साल गुलाम रहा, ये ना तो क्लिकबेट है और ना ही व्यू बढ़ाने का कोई शॉर्टकट, बल्कि यह एक कड़वी सच्चाई है। चलिए आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की किस्मत एक काली मिर्च ने कैसे लिखी। इसलिए वीडियो अंत तक देखें तो आपको पता चल जाएगा कि भारत की गुलामी की किस्मत लिखने में काली मिर्च का क्या योगदान। क्या आपको पता है, सिर्फ एक काली मिर्च के चक्कर में भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी झेलनी पड़ी। ये कोई सनसनी फैलाने के लिए जुमला नहीं यूज कर रहा हूँ, बल्कि भारत की तकदीर लिखने में काली मिर्च का जो योगदान रहा है उसकी पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भारत को गुलाम बनाने की शुरुआत होती है साल 1599 में, जब भारतीय उपमहाद्वीप के मसाले पूरे यूरोप में धूम मचा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही महंगे मिलते थे। उस जमाने में यूरोप में काली मिर्च की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि लोग उसे ब्लैक गोल्ड तक कहते थे। उस समय यूरोप में जो मसाला का व्यापार होता था उस पर पूरी तरह से डच व्यापारियों का कब्जा था। उनकी मोनोपोली इतनी तगड़ी थी कि ब्रिटेन और पूरे यूरोप में काली मिर्च सिर्फ और सिर्फ वही लोग सप्लाई किया करते थे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि डच व्यापारी उन्हें कहा जाता है जो कि नीदरलैंड के निवासी होते हैं। नीदरलैंड को ही पहले डचलैंड कहा जाता था। तो डच व्यापारियों ने अपनी मोनोपोली का फायदा उठाकर साल 1599 में यूरोप और पूरे ब्रिटेन में काली मिर्च का भाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। क्योंकि उनकी मोनोपोली थी तो लोगों को मजबूर में उनसे महंगे दामों में काली मिर्च खरीदनी पड़ती है। ये देखकर ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारी उनसे नाराज हो जाते हैं और उनकी मोनोपोली खत्म करने के लिए कोई उपाय ढूंढते हैं। इसी कड़ी में ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारी 24 सितंबर 1599 को लंदन सिटी में एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। ये लोग उस मीटिंग में फैसला लेते हैं कि डच व्यापारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए हमें ही मसाला का व्यापार शुरू करना होगा। मसाला का व्यापार शुरू करने के लिए ये लोग एक कंपनी बनाते हैं जिसके लिए 72,000 पाउंड इकट्ठा किए जाते हैं और 125 अमीर लोग इसके शेयर होल्डर बन जाते हैं, जिनकी वजह से ये 72,000 पाउंड इकट्ठे हुए थे। क्योंकि ये कंपनी ईस्ट इंडिया के आसपास मसालों का व्यापार करने वाली थी, इसलिए लोगों ने इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जो कि आगे जाकर इनका ऑफिशियल नाम भी बन गया। लेकिन जैसा कि आजकल भी होता है, कोई भी कंपनी जब बनती है तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराना जरूरी होता है। उस समय ब्रिटेन में राजशाही चलती थी और उस समय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे वो बड़े ही धनवान और रसूखदार थे। उनकी राजमहल तक बड़ी अच्छी पहुंच थी। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1599 को कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया, जिससे यह भी कहा जा सकता है कि उन्हें बिजनेस करने का लाइसेंस मिल गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन मिल गई थी कि वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर मसालों का व्यापार कर सकती है। वहां से मसाला लाकर ब्रिटेन और पूरे यूरोप में बेच सकती है। यह चार्टर 15 साल के लिए दिया गया था और कंपनी को एक फिक्स टेरिटरी भी बताई गई थी, उसी में उनको बिजनेस करना था। जो एरिया इस कंपनी को बिजनेस के लिए दिया गया था बेसिकली वो ईस्ट इंडियन एरिया था, इसलिए आगे जाकर इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ा। उस समय उस इलाके में बहुत से देशों की कंपनियां मसालों का व्यापार कर रही थी, तो ब्रिटेन को पता था कि एक नई कंपनी को वहां जाकर आगे बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिए उन्होंने एक और आदेश जारी कर दिया कि इस इलाके में मसालों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी उस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती है, क्योंकि उस इलाके में पहले से ही बहुत ज्यादा कंपटीशन था। तो ब्रिटेन नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश से ही वहाँ कंपटीशन झेलना पड़े। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फुल पावर दे दी, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। लेकिन सच्चाई कही जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने कुछ ज्यादा ही पावर दे दी थी। जैसे कि उनको कहा गया इलाके में व्यापार करेगी वहां पर वो अपनी करेंसी छाप सकती है, खुद का कानून बना सकती है, खुद की पॉलिसीज बना सकती है, लोगों को सजा दे सकती है, आर्मी रख सकती है और खुद का कोर्ट भी खोल सकती है। तो आप ही सोचिए, अगर एक कंपनी को इतना पावर दे दिया जाए तो वो छोटी मोटी सरकार बन जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एक ही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ताकि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्राइवेट कंपनी ने कैसे इतने देशों पर राज कर लिया। हम आपको पूरी कहानी शॉर्ट में समझाते हैं, क्योंकि इतिहास लंबा होता है और समय आपके पास बहुत ही कम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उपमहाद्वीप में ट्रेड करने के लिए आई तो वहां पर पहले से पोर्चुगल, स्पेन और फ्रांस के ट्रेडर ने अपना अच्छा खासा बेस बना लिया था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया साइड गए थे, लेकिन वहां पर पहले से पोर्चुगल ट्रेडर की पकड़ बहुत ही मजबूत थी। इसलिए लोगों को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो टिकने नहीं देंगे,
इसलिए कोई भी आदमी उनके साथ बाहर जाने को तैयार नहीं हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेल में बंद कैदियों को वहां पर भेजा। सबसे पहले ये लोग इंडोनेशिया की तरफ जाते हैं। वहां पर स्पेनिश, पोर्चुगल और डच ट्रेडर पहले से अपना व्यापार कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर इनकी दाल नहीं गलने दी और वहां से इनको मारकर भगा दिया गया, क्योंकि उस समय सभी ट्रेडिंग कंपनी अपनी पर्सनल आर्मी रखती थी और उस समय डच व्यापारियों के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, तो अंग्रेजों की उनके सामने एक भी नहीं चली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी वहां से जान बचाकर वापस इंग्लैंड आते हैं। फिर वो सोचते हैं हम इंडिया में जाकर फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा था और वहाँ अलग अलग राजा राज्य कर रहे थे। हालांकि इंडिया में भी पोर्चुगल ट्रेडर कम से कम 100 साल से वहाँ व्यापार कर रहे थे, फिर भी इन्होंने कोशिश करने की ठानी। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने हंटर नामक जहाज पर कैप्टन विलियम हॉकिंग के नेतृत्व में एक टीम अपनी इंडिया भेजी। जब विलियम हॉकिंग पहली बार भारत आते हैं तो वर्तमान गुजरात के शहर सूरत में 24 अगस्त 1608 को पहली बार बंदरगाह पर उतरते हैं। जब वे भारत पहुंचे तो विलियम हॉकिंस को पता चला कि भारत में पहले से पुर्तगाली व्यापारी बहुत ही प्रभावशाली है और उनकी मुगल साम्राज्य से अच्छी समझदारी है। उस समय भारत पर ज्यादातर हिस्सों में मुगलों का ही राज था और उनसे बनाकर रखना व्यापारियों के लिए फायदेमंद था। उस समय आगरा मुगल सल्तनत की राजधानी थी। हॉकिंस आगरा जाते हैं और वहाँ मुगल बादशाह जहांगीर को चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहांगीर के पहले से पुर्तगाली व्यापारियों के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए हॉकिंस को सफलता नहीं मिलती है। यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं, उस समय भारत पूरी दुनिया में टेक्सटाइल हब और मसालों के व्यापार का केंद्र था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हर कंपनी भारत में व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी, लेकिन पुर्तगाली पहले से थे, इसलिए मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति नहीं दी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान इंग्लैंड में सत्ता बदल जाती है। नए राजा किंग जेम्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर निवेदन करते हैं, यदि आप अपने आधिकारिक दूत मुगल दरबार में भेजें तो काम बन सकता है। राजा जेम्स मान जाते हैं और सर थॉमस रॉ को सूरत भेजते हैं। वो बहुत ही चालाक, चतुर और वाकपटु व्यक्ति थे। वे जहांगीर को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति देने में मुगलों का ही फायदा है। 2-3 साल की कोशिशों के बाद जहांगीर मान जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को सीमित क्षेत्र में व्यापार की अनुमति दे देते हैं। उसके बदले कंपनी मुगलों को धन देती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अब तक एंट्री मिल चुकी थी और वो धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी फैक्ट्रियां खोलने लगती है और वहाँ के राजाओं को लालच देकर अपना व्यापार जमाने लगती हैं। उस समय तक मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी, उनसे सीधा युद्ध जीतना संभव नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल कपट और लालच की रणनीति अपनाई। राजाओं से जमीन लेकर किले भी बनवा लिए ताकि सुरक्षा के नाम पर अपनी पकड़ बना सके। इस दौरान कंपनी ने कभी सीधे युद्ध नहीं किए, सिर्फ व्यापार किया। उस समय बंगाल भारत का व्यापारिक केंद्र था, तो स्वाभाविक रूप से कंपनी ने बंगाल की ओर रुख किया। मुगल सल्तनत में राज्य सूबे कहलाते थे और उन पर गवर्नर बने हुए थे। वे मुगल बादशाह को टैक्स भेजते थे और सूबे का ध्यान रखते थे। उन्होंने बंगाल में भी मोटा पैसा देकर व्यापार का लाइसेंस ले लिया, लेकिन 1686 में कंपनी का स्वभाव बदल गया। इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जोशुआ चाइल्ड ने बंगाल के गवर्नर को ज्यादा टैक्स देने से मना कर दिया और धमकी दी, अगर हमारी बात नहीं मानी ना तो टैक्स देंगे और चिटगांव पर भी पूरा कब्जा कर लेंगे। मुगल साम्राज्य उस समय बहुत मजबूत था, इसलिए कंपनी को मुंह की खानी पड़ी और बुरी तरह हार गई। कंपनी को यह समझ में आ गया कि मुगल से सीधा युद्ध जीतना असंभव है। उन्होंने माफी मांगी, जुर्माना भरा और फिर से व्यापार की अनुमति मांगी और पॉलिटिकल पावर के लिए सही समय का इंतजार करने लगे। वो सही समय है 1707 में, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है। सत्ता के लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। राज्य अलग अलग होकर स्वतंत्र राजा बनने लगते हैं और खुद ही टैक्स वसूलने लगते हैं। इससे मुगल साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा। इसे देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई, आदमी बढ़े और सही मौके का इंतजार करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि जब तक राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक व्यापार करना आसान नहीं होगा। उन्होंने छोटे छोटे कमजोर राज्य से संधियां करके, लालच देकर या धोखा देकर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। सन 1600 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 150 साल तक तैयारी की, हथियार बनाए, पैसा इकट्ठा किया और सेना मजबूत की। 23 जून 1757 रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत थी। जीत के बाद भारत में उसका प्रभुत्व तेजी से बढ़ा, क्योंकि इस युद्ध में कंपनी नवाब की सेना को रिसोर्ट देकर था। अब भारत के राजा ब्रिटिशर का उपयोग एक दूसरे से लड़ने के लिए करने लगे। यही चीज आगे चलकर भारत के लिए घातक साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी कठपुतली राजाओं को बिठाती थी और पीछे से खुद शासन करती थी, ताकि जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आए और सारा धन लूट कर ब्रिटेन भेजा जा सके। मजे की बात है कि जहाँ भी कंपनी युद्ध करती थी, जीत के बाद फाइन वसूल करती थी। कहती थी कि तुम्हारी बेवकूफ की वजह से हमें युद्ध करना पड़ा, अब हमें जुर्माना दो। उनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि भारत के धन की लूट।
प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत की ओर रुख किया, जहां हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। हैदर अली ने फ्रेंच सेना के साथ मिलकर एक बार तो कंपनी को हरा भी दिया था, लेकिन बाद में कंपनी ने फिर हमला कर दिया और दक्षिण भारत के किले भी गिरा दिए। इसके साथ ही पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब बहुत पैसा आ गया था और ब्रिटेन की सरकार ने भी कंपनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 1870 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया और भारत को ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी बना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ यह तो सबको पता है। सोचिए, काली मिर्च जैसी छोटी चीज के महंगे होने की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फिर भारत आकर उन्होंने छल बल और लालच से पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। जब कंपनी बहुत मजबूत हो गई तो ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने अधीन ले लिया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन उतना धनवान राष्ट्र नहीं था जितना कि भारत था। भारत को लूट लूट कर ब्रिटेन एक समृद्ध राष्ट्र बना। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एक छोटी सी घटना करोड़ों लोगों के देश की तकदीर बदल सकती है। इस वीडियो से आपको यह भी समझ आ गया होगा कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट जरूर करें